मूवी की शुरुआत सैंडीसाइड मॉल से होती है, जहां हम हैदर और रायन को देखते हैं, जो उसी मॉल में काम करते हैं। आज रायन हैदर को बाहर ले जाने वाला होता है। इसके बाद जब हैदर अपनी बुक स्टोर को बंद करके जा रही होती है, तभी एक स्कल मार्क्स वाला किलर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हैदर उस किलर के अटैक से किसी तरह से बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। हैदर किलर से बचने के लिए एक टेबल के नीचे छिप जाती है और हेल्प के लिए वो पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी उस कल मांस वाला किलर वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद हैदर उस किलर से बचने की कोशिश करती है। लेकिन वो किलर उसको पीछे से स्टैप कर देता है। लेकिन मरने से पहले हैदर उस किलर की मास्क हटा देती है। जहाँ वो देखती है वो किलर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रायन है। तभी एंड मौके पे वहाँ पर शेरिफ गुड आता है और रायन को शूट कर मार देता है और ब्लीडिंग होने की वजह से हैदर की भी वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें न्यूज़ दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है उस दिन मॉल में 2 नहीं बल्कि 8 लोग की डेथ हुई थी। खैर, इस टाउन में ये सब होना आम बात है। सैंडीसाइड में आए दिन कोई ना कोई किलर बन जाता है और कई लोग मारे जाते हैं, इसलिए इस टाउन को लोग अमेरिका का किलर कैपिटल भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सनीवेल के बारे में बताया जाता है, जो सैंडीसाइड का पड़ोसी शहर है, जो बेहद डेवलप और शांत इलाका है, जहाँ पे पिछले 30 साल में एक भी मर्डर नहीं हुए, जबकि सैंडीसाइड में आए दिन एक के बाद एक कई हादसे कई मर्डर होते रहते हैं। दरअसल सैंडीसाइड के लोगों का मानना है कि ये सब एक विच के कर्ज के कारण होता है, जिसका नाम सारा फियर था, जिसको 1666 में विच क्राफ्ट के दौरान फांसी पर लटका दिया गया था, जिसने मरने से पहले अपना एक हाथ काटकर इस जगह को कर्ज कर दिया था और वही लोगों पर हावी होकर उनसे मर्डर करवाती है। मूवी के अगले सीन में हमें डीना को दिखाया जाता है, जिसका हाल ही में अपनी जीएफ सैम के साथ ब्रेकअप हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें डीना के भाई जॉर्ज को देखते हैं, जो सारा दिन अपने किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात करता रहता है, जो हाल ही में हुए मर्डर को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा समय से रिसर्च कर रहा है और उसे सारा फियर की कहानियों पर यकीन है। इसके बाद हम डीना के 2 फ्रेंड्स साइमन और केट को देखते हैं, जो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, ताकि वो दोनों ज़्यादा पैसा कमाकर सनीवेल में शिफ्ट हो सके। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि आज सैंडीसाइड का सनीवेल वालों के साथ फुटबॉल मैच है, इसलिए सैंडीसाइड की टीम और चीयर लीडिंग ग्रुप वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर डीना सैम को देखती है, जो अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ वहां पर आई थी। सैम को पीटर के साथ देखकर डीना बहुत दुखी होती है। जब सैम को पता चलता है कि डीना भी यहाँ आई है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन उनसे भी बड़ी लड़ाई स्पीच के दौरान दोनों टाउन के बीच हो रही थी, क्योंकि सनीवेल वाले सैंडीसाइड वालों का मजाक उड़ा रहे थे। इस लड़ाई के बाद केट सनीवेल वालों से काफी गुस्सा थी। जब सैंडीसाइड के बच्चे बस से वापस जा रहे होते हैं, तब उनके बस का पीछा एक कार करती है, जिसमें पीटर अपनी जीएफ सैम और अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर उनके बस का पीछा करने लगता है और उनके बस के ऊपर बोतल फेंकने लगता है। ये देखकर डीना और केट को काफी गुस्सा आता है, इसलिए डीना और केट मिलकर उनके कार के ऊपर पानी से भरा कूलर को फेंक देती है, जिससे पीटर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच हम डीना के नाक से खून निकलते देखते हैं। दूसरी तरफ कार एक्सीडेंट में पीटर और उसकी फ्रेंड को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ हम सैम के नाक से खून निकलते देखते हैं और जैसे ही वो अपने हाथ जमीन पर रखती है, तभी उसे सारा फियर का एक विजन दिखाई देता है। लेकिन तभी डीना और उसके फ्रेंड वहाँ आकर सैम को संभाल लेते हैं। इसी दौरान सैम खून की उल्टी कर देती है और वो खून डीना और साइमन के ऊपर लग जाता है। तभी वहाँ पर शेरिफ गुड आ जाता है, जो एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। शेरिफ गुड को जाने के बाद पीटर डीना को धमकी देता है और वो चला जाता है। अब सभी के चले जाने के बाद कार एक्सीडेंट वाली जगह से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। अगले दिन डीना घर पर थी और वो सैम की कंडीशन जानने के लिए उससे घर पर कॉल करती है, लेकिन सैम की मॉम उसको डांटते हुए उसको दोबारा कॉल बैक ना करने के लिए बोलती है। इसके बाद डीना टीवी पर न्यूज़ देखती है, जहां वो रायन की शक्ल को पहली बार देखती है। तभी कोई उसके घर की डोर बेल बजाने लगता है। डीना जब दरवाजा खोलकर देखती है, तो उसके घर के बाहर कोई स्कल मास्क वाला कॉस्ट्यूम पहनकर एक आदमी दिखता है, जिसके हाथ में एक चाकू था। डीना को लगता है कि वो पीटर है, जो यहाँ उसे डराने के लिए आया है। डीना फौरन कैट को कॉल करती है। वही हम कैट को देखते हैं, जो पास के घर में बेबी सिटिंग का काम करती है और साथ में साइमन भी होता है। डीना केट को बताती है कि पीटर उसके घर के बाहर स्कल मास्क पहनकर उसे डराने आया है। तभी केट और साइमन को खिड़की की कांच टूटने की आवाज़ आती है, जिसको चेक करने के लिए वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों वही स्कल मास्क वाले आदमी को देखते हैं।
जो साइमन की टी शर्ट के साथ कुछ कर रहा था, लेकिन उसके अगले पल देखने पर वो स्कल मास्क वाला आदमी वहाँ से गायब भी हो जाता है। इसके बाद केट दोनों लड़कियों को पास के पड़ोसी के घर पर छोड़कर डीना से मिलने उसके घर पर जाती है। यहाँ केट इस बात से परेशान थी कि आखिर पीटर उसके घर क्या करने के लिए आया था। इस बात का जवाब देने के लिए वो सब सैम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे डीना सैम को पूरी बात बताती है। लेकिन सैम इस बात से हैरान होता है क्योंकि पीटर पूरा दिन उसी के साथ में था और तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है। यहाँ सैम डीना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डीना सैम की बात नहीं सुनती है, जिससे उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी अचानक पीछे से वो किलर पीटर के पेट में चाकू मार देता है, जिससे पीटर की वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। उन दोनों को भागता देख केट, साइमन और जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से वो स्कल मास्क वाला किलर उनके सामने से निकल जाता है। लेकिन वो किलर इन तीनों को कुछ भी नहीं करता। उस किलर को देख वो तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। डीना और सैम हॉस्पिटल में उस किलर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किलर उनकी आंखों के सामने से एक डॉक्टर को मार देता है। इसी बीच डीना, सैम और उस किलर में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान किलर का मास्क निकल जाता है। तभी डीना उस किलर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो किलर और कोई नहीं बल्कि रायन था, जिसको सैरेफ गुड ने उसी दिन मॉल में शूट कर मार दिया था। इसके बाद पांचों एक एम्बुलेंस में बैठकर सीधा सैरेफ गुड के पास चले जाते हैं, जहाँ सैम और डीना सैरेफ को रायन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि सैरेफ गुड ने खुद उसे गोली मारी थी। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आता है, तब जाकर सैरेफ गुड थोड़ा सीरियस होता है, इसलिए सैरेफ गुड खुद चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और डीना दोनों भी वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते डीना एक पुलिस वाले की गन चुरा लेती है। इधर जब साइमन टॉयलेट कर रहा था तब उसे एक लड़की अकेले गाना गाते दिखाई देती है। साइमन उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की साइमन पर एक रेजर ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। वो साइमन को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से डीना उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो लड़की अपने आप ही खुद को ठीक कर लेती है। ये देखकर वो पांचों काफी डर जाते हैं और सभी यहाँ से भागकर डीना के घर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तब यहाँ जॉर्ज उनकी कंफ्यूजन को दूर करता है क्योंकि वो सैंडी साइड की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता है। जहाँ जॉर्ज उनको बताता है कि साइमन ने जिस लड़की को देखा वो रूबी लेन है, जिसने आज से 30 साल पहले यानी 1965 में कई लोगों को मार डाला था और लास्ट में वो अपने हाथ की कलाई काटकर मर गई थी। यहाँ जॉर्ज सैंडी साइड में और भी हुए किलिंग के बारे में बताता है, जैसे कि 1978 में हुए कैंप नाइटविंग मैसेकर के किलर जिसने कई बच्चों को मार डाला था, 1950 में हैरी रॉकर का केस जो कि दूध वाला था जिसने कई हाउसवाइफ को मार डाला था, 1935 में हम्प्टी डम्प्टी किलर का केस, 1922 में बिल्ली बार्कर का केस, 1904 में ग्रिफ्टर गस्ट का केस। यहाँ जॉर्ज उनको सैंडी साइड के सबसे पहले किलर के बारे में बताता है, जिसका नाम साइरस मिलर था, जो चर्च का पादरी था, जिसने 1666 में बच्चों को मारकर उनकी आंख बाहर निकाल ली थी। लेकिन उस समय सारा फियर को भी विच क्राफ्ट के दौरान 1666 में मार दिया गया था। लेकिन यहाँ जॉर्ज का मानना था कि ये सब सारा फियर के कारण हो रहा है क्योंकि सैंडी साइड में हर बार कोई नॉर्मल इंसान पागल हो जाता है और वह एक के बाद एक कई लोगों को मारने लगता है। तभी केट कहती है कि आखिर वो किलर हमसे चाहता क्या है, जिसका जवाब यहाँ सैम देती है। यहाँ सैम उनको बताती है जब उस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसे सारा फियर का एक विजन आया था, इसलिए वो लोग तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सारा फियर की कब्र मिलती है जिसको सैम ने गलती से खराब कर दिया था। सभी को लगता है कि कब्र के खराब होने से सैंडी साइड का किलर उनके पीछे पड़ा है, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी उसकी कब्र को ठीक करने लगते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो किलर वहाँ भी आ जाता है, जो जॉर्ज को इग्नोर कर सीधा सैम की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ डीना सैम को उस किलर से बचा लेती है और वो लोग एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ एक बात साफ हो गया था कि वो किलर उनके पीछे नहीं बल्कि सैम के पीछे पड़ा है। लेकिन वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सैम ने सारा फियर की कब्रों को खराब किया था तो उस रात किलर डीना और केट के घर पर क्यों आया था। यहाँ जॉर्ज दिमाग लगाता है और उन्हें बताता है जब उस रात सैम का एक्सीडेंट हुआ था तब सैम का खून साइमन की टी शर्ट पर और डीना के जूते पर लग गया था, जिससे वो सैम के खून के जरिए उनके पास आ जाता है। इधर जब सैरेफ गुड हॉस्पिटल में चेक करने आता है तो वहाँ उसे हॉस्पिटल में काम करने वालों की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस स्टेशन आने पर उसे रोड पर रॉबी लेन का लॉकेट मिलता है
सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो किलर को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये सब अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि उनके कपड़ों पर सैम का खून ना लगा हो। जिसके बाद ये लोग सैम के खून के जरिए एक ट्रैप बनाते हैं ताकि वो किलर को फंसाकर उन्हें मार सके। और यहाँ ये लोग सैम को चारे की तरह यूज करते हैं और सैम को बाथरूम में बंद कर देते हैं। अब उनके प्लान के हिसाब से वो किलर एक एक करके वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो किलर इनको कुछ किए बिना सीधा बाथरूम की तरफ चले जाते हैं और सैम उस बाथरूम की विंडो से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लोग सभी किलर को बाथरूम में लॉक करके वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे सभी किलर जलकर मर जाते हैं। इससे इन्हें लगता है कि अब सभी किलर मारे गए हैं, लेकिन तभी सभी किलर वापस से जिंदा होने लगते हैं, जिससे डरकर वो लोग अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ इनके पास बचने के लिए कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए सैम इन लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जॉर्ज की नज़र साइड में पड़े एक न्यूज़पेपर पर पड़ जाती है, जहाँ उसे उस न्यूज़पेपर से सी बर्लिन के बारे में पता चलता है। यहाँ जॉर्ज सबको बताता है कि कैम्प नाइटविंग मैसेकर के हादसे में एक सर्वाइवल बच गई थी। जॉर्ज को लगता है कि वो इनको बचा सकती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह सी बर्लिन का नंबर निकालते हैं और उसको कॉल करते हैं, लेकिन वो इनका कॉल नहीं उठाती है। इसलिए डीना सी बर्लिन के लिए अपने वॉइस मैसेज को फोन पर छोड़ देती है। तभी सैम उस न्यूज़पेपर को दोबारा देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सी बर्लिन थोड़े समय के लिए मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी। यानी कि थोड़े समय के लिए उनका हार्ट बीट बंद हो गया था, लेकिन उसे सीपीआर मिलने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गई थी। यानी कि सैम को जिंदा रहने के लिए उसे पहले मारना पड़ेगा। इधर हम शेरिफ गुड को देखते हैं जो किसी घर में एक नोट डालता है जिसके ऊपर लिखा था ये सब फियर से हो रहा है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो सीधा साइमन के स्टोर में जाते हैं। यहाँ सैम का ये प्लान होता है कि वो सैम को ओवरडोज ड्रग देकर थोड़े टाइम के लिए मार देगा और उसे एंड टाइम पर इंजेक्शन देकर दोबारा जिंदा कर देगा। इसके बाद वो सब सैम के खून अपने ऊपर लगा लेते हैं ताकि वो किलर का ध्यान भटका सके और डीना सैम को ड्रग दे सके। लेकिन तभी वहाँ किलर आ जाता है और जो सीधा सैम की तरफ बढ़ता है, लेकिन किलर को रोकने के चक्कर में यहाँ कैट और साइमन मारे जाते हैं। इसके बाद किलर डीना की तरफ बढ़ता है जो कि सैम को पानी में डुबा रही थी, लेकिन एंड मौके पर सैम अपना दम तोड़ देती है, जिससे किलर वहाँ से गायब हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। यहाँ डीना फौरन सैम को इंजेक्शन देती है और सैम दोबारा से जिंदा हो जाती है। मूवी के अगले सीन में ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ शेरिफ गुड उन्हें रात में हुए घटना के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ ये तीनों शेरिफ गुड को मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगते हैं, जिससे शेरिफ गुड को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसलिए वो इस हादसे को पूरा इल्जाम केट और साइमन पर डाल देता है, क्योंकि वो दोनों ड्रग्स बेचते थे। यहाँ मार्टिन नाम का एक क्रिमिनल को देखते हैं जो जॉर्ज से हेल्प मांगता है। तब जॉर्ज उसके पास एक पिन फेंक कर उसकी मदद करता है ताकि वो फ्री हो जाए, और बदले में मार्टिन उसको अपना कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो जॉर्ज की मदद कर पाए। रात को सैम डीना के घर पर थी, तभी डीना को सी बर्लिन का कॉल आता है, जहां वो डीना को बताती है कि वो नाइटविंग मैसेकर कैंप में कैसे बची थी। लेकिन यहाँ डीना उसको बोलती है कि अब सब ठीक हो गया है। इस पर सी बर्लिन उसे बताती है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बीच अपना रूल खुद बनाती है और वो अपना बदला लेने जरूर आएगी। तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था, जहाँ की दीवारों पर रूबी लेन, रायन और बाकी सब विक्टिम का नाम लिखा था। अब वहाँ पर अब सैम का भी नाम अपने आप लिख जाता है, यानी अब सैम भी विच के कंट्रोल में आ गई थी, जो अगली सैंडीसाइड किलर बनेगी। यहाँ डीना अभी फोन पे बात कर रही होती है कि तभी सैम एक चाकू से उसके पेट पर मार देती है, जिससे डीना को समझ में आ जाता है कि अब सैम को किसी ने पोजेस कर दिया है, यानी अब वो भी सैंडीसाइड किलर बन गई है। दूसरी तरफ जॉर्ज चैट करने में बिजी था। इसके बाद डीना किसी तरह सैम से खुद को बचाती है, जिसके बाद डीना जॉर्ज के पास जाती है और उसको बताती है कि किसी ने सैम को पोजेस कर लिया है, जिसे डरकर जॉर्ज बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन डीना सैम से प्रॉमिस करती है कि वो उसे पोजेशन से वापस लाकर रहेगी। और इसी के साथ फियर स्ट्रीट पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।